मैं डॉक्टर के कुमार आज के लाइव सेशन में सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। लगातार एग्जाम में मौर्य डायनेस्टी विशेषकर अशोक से लगातार प्रश्न आते हैं, लेकिन अशोक की व्यक्तित्व और उनका क्रियाकलाप इतना विस्तृत है जिसे एक लाइव सेशन में पूरा नहीं किया जा सकता है। आज के लाइव क्लास में अशोक के क्रियाकलाप को मैं शामिल कर रहा हूं, लेकिन अशोक के शिलालेख, अशोक के स्थापत्य के लिए एक और लाइव सेशन की आवश्यकता होगी, जो 2-3 दिन के अंदर लाइव क्लास के द्वारा मैं उसे पूर्ण करूंगा। यह अशोक से संबंधित वॉल्यूम 1 है। तो चलिए मैं सम्राट अशोक को डील करता हूं। विश्व के इतिहास में कुछ गिने चुने महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक है, लेकिन अशोक की तुलना किसी अन्य सम्राट से नहीं की जाती है, क्योंकि अशोक की सोच, जनता के प्रति उनका दृष्टिकोण तथा उनके क्रियाकलाप अन्य सम्राटों से डिफरेंट है, जिसके कारण अशोक सर्वकालीन महान सम्राट में से एक है। अशोक, जिनका कार्यकाल 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक था। सामान्यतः अशोक को जानने के कई स्रोत हैं, या यूं समझ लें, मौर्य सम्राट में सर्वाधिक सामग्री किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। अशोक से संबंधित शिलालेख, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, तिब्बती साहित्य, सिंहली साहित्य के अलावा विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण, अशोककालीन सिक्के या मौर्यकालीन सिक्के, स्तूप, विहार, स्थापत्य के अवशेष के द्वारा हम अशोक के बारे में प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अशोक का जन्म कब हुआ? तो 304 बीसी में हुआ। अशोक का जन्म कहां हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, जिसे यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र के नाम से जाता है। इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयनी के द्वारा की गई थी। जन्म के साथ साथ अशोक की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इतिहास में आपको पाटलिपुत्र को हर तरह से कमांड में लेना होगा। अशोक के पिता बिंदुसार थे तथा माता का नाम क्या था? सुब्धांगी था। लेकिन कई साहित्य में यह बताया गया है सुब्धांगी को कई नाम से जाना जाता है। उन्हें धम्मा के नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? तो जनपद कल्याणी के नाम से जाना जाता है। इतिहास में कोई भी टॉपिक को यदि आप रटने का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में 2-3 होगी। इतिहास समझने का चीज है, विश्लेषण का चीज है, और इतिहास पढ़ने के लिए मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण रखना होगा, तभी आप सभी प्रश्न को पकड़ सकते हैं। अर्थात अशोक की मां सुब्धांगी, जिन्हें हम धम्मा और जनपद कल्याणी के नाम से जानते हैं, लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना होगा। बौद्ध साहित्य अर्थात दिव्यावदान में यह बताया गया है कि बिंदुसार को कितने पुत्र थे? तो 101 पुत्र थे। मैं इससे पहले लाइव वीडियो में भी इस पॉइंट का जिक्र किया था। तथा बिंदुसार को कितनी पत्नियां थी? तो 16 पत्नी। स्वाभाविक तौर से जिस सम्राट को 101 संतान होगा,
तो उत्तराधिकार की लड़ाई होगी। फलत यहां आपको कुछ बिंदु को समझना है। बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? तो सुशील थे। अशोक का स्थान क्या था? अशोक द्वितीय स्थान पे, या संतान में दूसरे स्थान पे कौन था? तो अशोक था। और सबसे छोटा का नाम क्या था? यहां आपको एक और पॉइंट समझना है कि अशोक की पत्नी का नाम क्या है? तो महादेवी है। और यह महादेवी कहां की राजकुमारी थी? तो विदिशा की राजकुमारी थी। यहां आपको ध्यान देना है, अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा का जन्म अशोक की किस पत्नी से हुआ है? तो महादेवी से हुआ। अर्थात महेंद्र और संघमित्रा की मां का नाम क्या है? तो महादेवी है। लेकिन अभिलेख में अशोक के एकमात्र पत्नी का उल्लेख है। उस पत्नी का नाम क्या है? तो कारुबाकी है। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार आएगा। अर्थात अशोक के एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख अभिलेख में है, अर्थात किस अभिलेख में है? तो इलाहाबाद अभिलेख में है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में अशोक की एकमात्र पत्नी का उल्लेख है, जिसका नाम क्या है? कारुबाकी है, जिससे अशोक को एक संतान हुआ। उस संतान का नाम क्या था? तिब्बत। या पुनः मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, प्रयाग स्तंभलेख में अशोक के एकमात्र पत्नी कारुबाकी का उल्लेख है। ऐसे भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अशोक के द्वारा की गई। और अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो ईरानी शासक डेरियस से मिली। जब अगला सेशन मेरा होगा तो विशेषकर उसमें मैं अशोक के शिलालेख का विस्तृत वर्णन करूंगा। सिंहली साहित्य में यह बताया गया है, यहां आपको समझना है, सिंहली साहित्य किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका के साहित्य को कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। सबसे बड़े भाई सुशील और सबसे छोटे भाई तिस्से, ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो गए। ऐसी परिस्थिति में अशोक को लगा कि इनके द्वारा उन्हें चुनौती नहीं मिलेगी। फलतः इन 2 भाइयों को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या अशोक के द्वारा कर दी गई। यह किस साहित्य में कहा गया है? सिंहली साहित्य में कहा गया है। इस हत्या के बाद अशोक को सिंहली साहित्य ने एक उपाधि दी और उसे क्या कहा गया? चंडाशोक कहा गया। लेकिन इस बात में काफी ज्यादा प्रामाणिकता नहीं मिलती है, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में, अर्थात 5वें अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि अशोक के अन्य भाई जीवित थे। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म के तरफ आकर्षित हो गया। शुरुआती तौर में अशोक ब्राह्मण धर्म अर्थात सनातन धर्म को मानता था। फलतः सिंहली साहित्य के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अशोक को क्या कहा गया? चंडाशोक कहा। यहां आपको ध्यान देना है, सम्राट बनने के पूर्व अशोक कहां का गवर्नर था? तो अवंती राष्ट्र का गवर्नर था। गवर्नर सामान्यतः राजकुमार बनते थे, अर्थात उस समय के जो सम्राट होते थे उनके जो योग्य संतान होते थे उन्हें किसी क्षेत्र विशेष का गवर्नर बना दिया जाता था। इस अवंती राष्ट्र का राजधानी कहां था? तो उज्जैन था। वर्तमान में उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और यह किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो महाकाल मंदिर। यहां आपको एक और क्वेश्चन पे गौर करना है। यह महाकाल मंदिर अर्थात उज्जैन शहर किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। कभी कभी परीक्षा में आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अशोक कहां का गवर्नर था, और अवंती राष्ट्र न देकर उज्जैन भी दिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप उज्जैन को सही मानते हैं तो परीक्षा के लिए सही भी होगा। अशोक ने कई उपाधियों को धारण किया और पीसीएस के एग्जाम तथा कंपटीशन में
इस सेगमेंट से लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अशोक की कई उपाधियां हैं। अशोक का आधिकारिक नाम क्या है? तो प्रियदर्शी है। सामान्यतः हल्के फुल्के पुस्तक में प्रियदर्शी लिखा रहता है। प्रियदर्शी पाली भाषा का शब्द है। अशोक का आधिकारिक नाम क्या है? प्रियदर्शी है। हो सकता है कि कई किताब में आपको प्रियदर्शी भी मिले, तो घबराना नहीं है, लेकिन नियमतः जो शब्द है वह शब्द प्रियदर्शी है। इसके अतिरिक्त अशोक का राजकीय नाम क्या है? तो अशोक का राजकीय नाम क्या है? देवना नाम प्रिय। यहां आपको एक प्रश्न में लगातार ध्यान देना है, जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। अशोक के अलावा कौन सा मौर्य सम्राट देवना नाम प्रिय की उपाधि धारण किया? तो दशरथ नामक जो अशोक का पुत्र था, पोता था, उसने देवना नाम प्रिय की उपाधि को धारण किया। इसके अतिरिक्त मार्की अभिलेख, 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक नाम का उल्लेख है। वो अभिलेख कौन कौन है? मास्की अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है, उद्गोलम अभिलेख है और गंटूर अभिलेख है। इन 4 अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। भाब्रू अभिलेख, जिसमें अशोक को क्या कहा गया है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। साथ ही साथ जूनागढ़ अभिलेख, सामान्यतः ऐसे पॉइंट आपको न यूट्यूब पे मिलेंगे और न ही हल्के फुल्के किताब में मिलेंगे। जूनागढ़ अभिलेख जो कहां है? गुजरात में है। और गुजरात में कहां है? तो सौराष्ट्र में है। इस जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख या रुद्रदामन अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में अशोक के किस नाम का उल्लेख है? तो इस अभिलेख में अशोक मौर्य नाम का उल्लेख है। इसके अलावा पुराण में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया है। इतना ही नहीं, कंधार अभिलेख जो अफगानिस्तान में है, इस अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। साथ ही साथ बराबर की गुफा जो कहां अवस्थित है, ये भी परीक्षा में आता है। बराबर की गुफा जो गया में अवस्थित है, इस गुफा के अभिलेख में, बराबर गुफा के अभिलेख में अशोक के लिए किस नाम का उल्लेख है? तो प्रियदर्शी राजा नाम का उल्लेख है। अब अगला जो सेगमेंट है उससे लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। यहां आपको समझना है अशोक और उनकी पत्नियां। सामान्यतः पहले के शासक कई विवाह करते थे। अशोक की कई पत्नियां थी, लेकिन सबसे मुख्य पत्नी अशोक की जो सबसे मुख्य पत्नी थी, उनका नाम क्या था? असंतमित्रा था। लेकिन अशोक की एक और पत्नी थी जिसका नाम क्या था? तिस्यरक्षिता। सामान्यतः जब अशोक बौद्ध धर्म के तरफ आकर्षित होने लगा तो फलतः वो उतना समय नहीं दे पा रहा था रानियों को जितना रानियां चाहती थी। ऐसी भावना से क्रोधित होकर अशोक की पत्नी तिस्यरक्षिता ने किस वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था? तो बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था, क्षति पहुंचाया था। यहां आपको पुनः समझना है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी? तो बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। यह वृक्ष कहां पे है? तो गया में अवस्थित है। और अशोक के द्वारा इस बोधि वृक्ष का सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन तिस्यरक्षिता ने इसे नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। यहां 2 पॉइंट आपको और समझना है। मौर्य वंश के बाद गौर वंश का एक शासक शशांक के द्वारा इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। बाद में पुनः बोधि वृक्ष की स्थापना की गई। साथ ही साथ अशोक के द्वारा इस गया में महाबोधि मंदिर का भी निर्माण किया गया, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है।
अभिलेख में उल्लेखित अशोक की एकमात्र पत्नी का नाम क्या है? तो कारुबाकी है, जिनका उल्लेख किस अभिलेख में है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में अशोक के एकमात्र पत्नी का उल्लेख। साथ ही साथ अशोक की एक और पत्नी थी जिनका नाम महादेवी था, और उनसे अशोक को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम महेंद्र और समीर था। साथ ही साथ अशोक की एक और पत्नी थी जिनका नाम पद्मावती था, जिससे अशोक को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था? कुणाल। यह प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान से मिलता है। सामान्यतः यूट्यूब पे जो टीचर लोग आते हैं, हल्की फुल्की पॉइंट को डील करने के बाद काफी तेज गति से आगे चले जाते हैं। मेरा मानना है जब तक आपकी बेसिक अच्छी ना होगी, सफलता ना मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में 2-4 पॉइंट को रखने से आपके सेहत पर कोई असर नहीं होगा। अगला पॉइंट कमाल का है। सामान्यतः अशोक सम्राट बनने के पूर्व अवंती का गवर्नर था, लेकिन अशोक मौर्य सिंहासन पे कब बैठा? सिंहासन पर बैठना और राज्यारोहण होना दो अलग अलग पहलू है। सामान्यतः ऐसे तथ्यों का उल्लेख जल्दी बुक में नहीं मिलता। अशोक मौर्य सिंहासन पे कब बैठा? तो 273 बीसी में बैठा, और 273 बीसी में बैठने के बाद वो 4 वर्षों तक प्रशासन से संबंधित कई बातों पे नजर रखा, गौर किया कैसे शासन करना है, क्या करना है। तदुपरांत अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो 269 बीसी में किया। अर्थात सम्राट बनने के बाद अशोक के द्वारा 4 वर्षों तक संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पे नजर रखा गया, और साथ ही साथ इन तमाम बातों को समझ लेने के उपरांत अशोक ने 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन सम्राट अशोक से संबंधित जो सबसे क्रांतिकारी घटना है वो कलिंग का युद्ध है। यह कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में हुआ, जो अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद हुआ? ये तमाम प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ। उस समय कलिंग के राजा कौन थे? तो नंदराज। लेकिन इस कलिंग की राजधानी कहां थी? तो दूसरी थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको समझना पड़ेगा कि भारत के मानचित्र में जो कलिंग का क्षेत्र है वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। और इस उड़ीसा राज्य का निर्माण क्यों हुआ था, कब हुआ था? 1936 में हुआ था। यहां को एक और पहलू पे ध्यान देना है, आखिर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? ये आपको समझने की आवश्यकता है। 261 बीसी रख लेने से तो काम चलेगा नहीं। तो कलिंग का क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्न था। साथ ही साथ कलिंग क्षेत्र में सोने की प्राप्ति या सोने काफी बड़े पैमाने पर प्राप्त की जा सकती थी। यहां एक बिंदु का मैं अलग से जिक्र कर देता हूं। अशोक स्वर्ण प्रेमी था, उसे सोना से बहुत लगाव था, गोल्ड से अशोक को काफी लगाव था। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत यह कलिंग का क्षेत्र जो था वह मौर्य साम्राज्य से अलग हो गया। एक तरफ अशोक खनिज संपदा, दूसरी तरफ भौगोलिक दृष्टिकोण से, तीसरी बिंदु सैन्य दृष्टि से इस कलिंग के क्षेत्र को जीतना चाहता था। यही कारण है कि 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया, जिसका प्रमाण हमें किस
शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। साथ ही साथ अशोक के कलिंग युद्ध से संबंधित जानकारी का एक और आधार है, उसे हम हाथी गुफा अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, जिससे कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है। युद्ध भूमि के बगल में एक नदी बहती थी जिसका नाम कलिंगी नदी था। युद्ध इतना भयावह था कि विश्व इतिहास में ऐसे युद्ध का उदाहरण काफी कम मिलते हैं। सामान्यतः प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे वो सूर्य उदय के उपरांत प्रारंभ होते थे और सूर्यास्त के बाद समाप्त हो। एक कहावत है, हिम्मते मर्द मर्दे खुदा। चूंकि अशोक एक महान सम्राट था, उसे लगा कि वह कलिंग आसानी से जीत जाएगा, लेकिन कलिंग के सैनिकों ने जो जोश जज्बा दिखाया उसे अशोक के होश उड़ गए। लेकिन युद्ध हुआ। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक की मृत्यु हुई और 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक को कैद किया गया। भयावह स्थिति थी। युद्ध क्षेत्र के बगल में बहने वाली कलिंगी नदी का पानी का रंग लाल हो चुका था। अचानक अनायास अशोक की नजर उस पानी पर पड़ी और उसे लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूं। फलतः चंडाशोक के नाम से प्रसिद्ध यह अशोक धम्माशोक की ओर अग्रसर हो गया और अपनी विस्तारवादी नीति का परित्याग कर दिया तथा जनहित में काम करने लगा। तदुपरांत अशोक ने किस धर्म को अपना लिया तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म में से एक बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हृदय परिवर्तन के बाद उसने कलिंग को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद्र के अनुसार तथा तिब्बती साहित्य के महान विद्वान राहुल संस्कृतयान के अनुसार अशोक कलिंग राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कलिंग के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी उसने किसे बनाई तो सली को बनाई, जिसे धौली के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी किसे बनाई समाबा को बनाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है जौनागढ़ के नाम से जाना जाता है। यह धौलागिरी है, यह भुवनेश्वर के समीप है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहां लिंग राज्य मंदिर है जो शिव को समर्पित है। इसी धौलागिरी में आप जाएंगे तो एक बौद्ध विहार है और इस बौद्ध विहार में अशोक की तलवार रखी गई है। वहीं पे आपको धौलागिरी अभिलेख भी मिलेगा। जब आप अशोक की तलवार को देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। उस तलवार की लंबाई, मैंने उसे देखा है, मेरे ख्याल से 10 फीट से भी ज्यादा होगी। लंबी तलवार जो वहां के धौलागिरी के विहार में रखा था, एक म्यूजियम में, जिससे आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक कितना शक्तिशाली था। अब हम अशोक के साम्राज्य विस्तार पर गौर करते हैं। अशोक ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो लंबे समय तक कोई स्थापित नहीं कर सका। अशोक के सम्राट के उत्तर में वो अफगानिस्तान तक जीत लिया और दक्षिण में वो कर्नाटक तक जीत लिया तथा पश्चिम में उसने काठियावाड़ तक जीता और पूर्व में कहां तक जीता, कलिंग जीता। यही कलिंग अशोक के हृदय परिवर्तन कर दिया। लेकिन यहां ध्यान देना, जनरली बच्चे को यह मिलता नहीं। अशोक का मतलब आप लोग पूरे मानचित्र को जोड़ देते हैं। अशोक के द्वारा असम नहीं जीता गया। असम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है और कई ग्रंथों में प्रगति ज्योतिषपुर के नाम से भी उसका उल्लेख किया गया। साथ ही साथ
सुदूर दक्षिण के क्षेत्र को भी अशोक के द्वारा नहीं जीता गया। अब आइए सेगमेंट जी पे, अशोक का धर्म। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था, अर्थात सनातन धर्म। और 261 के पहले अशोक काफी क्रूर था, निर्दयी था, मांसाहारी था तथा कई प्रकार से वो अपनी क्रूरता का परिचय दे चुका है। उसी का एक उदाहरण चड्डा सोनी है। यहां आपको ध्यान देना है, हल्के फुल्की किताब में ऐसे तथ्यों का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसके द्वारा किया गया? निग्रोध के द्वारा किया गया। लेकिन इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महावंश और दिव्यादान में मिलता है। यह ध्यान देने की चीज। लेकिन अशोक को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उपगुप्त को दिया जाता है। देखिए यहां पे मैंने पूर्ण रूप शब्द का उल्लेख किया है। तो परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न आए तो सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पहले बार बार रिपीट करें, तदुपरांत बनाए। इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तो दिव्यावदान नामक ग्रंथ से यह स्पष्ट होता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। लेकिन महावंश और दीपवंश से यह ज्ञात होता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? निग्रोध के द्वारा दीक्षित किया गया था। अगला लाइन जो है वो काफी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख में यह बताया गया है अशोक बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म, यहां पे मैं बौद्ध धर्म का भी जिक्र कर दे रहा हूं, बौद्ध धर्म एवं संघ का अभिवादन करता है। अर्थात किस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ के प्रति अभिवादन कर रहा है? यह किस अभिलेख से ज्ञात होता है? तो भाब्रू अभिलेख से। आगे चलकर अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा, अशोक के शासनकाल में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। यह तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के द्वारा किस शहर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में की गई। कब की गई? 250 BC, या कई ग्रंथ में या पुस्तक में मिलेंगे 255 ईस्वी। लेकिन सामान्यतः कंपटीशन में से 250 ही माना जाता है, या विकल्प के आधार पर ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा की गई। मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा की गई। उस समय भारत का सम्राट तो अशोक ही था। लेकिन यहां पे एक बात को ध्यान देना है, इस बौद्ध संगति में कई प्रकार के मतभेद हो गए। दो बौद्ध संप्रदाय महासांधिक और स्थिरवादी के मध्य आपसी तनाव उत्पन्न हो गए, और जिसके कारण बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में अशोक के द्वारा इन बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी दी गई और अशोक ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं वही अशोक हूं, मैं पुनः तलवार उठा सकता हूं। जैसे बौद्ध भिक्षु ने इस कथन को सुना, वे अपने मतभेद को भूल गए और बौद्ध धर्म के विकास में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। अशोक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? भारत में उत्पन्न इस बौद्ध धर्म का अशोक ने क्या किया? अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। पूरे विश्व में इस बौद्ध धर्म को क्या किया? अशोक ने फैला दिया। साथ ही साथ अशोक ने इस बौद्ध धर्म के विकास के लिए धम्म महापात्र की नियुक्ति की, जिसका प्रमाण हमें किस शिलालेख में मिलता है? तो 5वें शिलालेख में मिलता है। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के आदर्श, जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, जो बौद्ध धर्म की रीति है, जो बौद्ध धर्म के द्वारा नैतिक उत्थान की बात की गई है, उन तमाम चीज को वो व्यक्तिगत रूप से एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, और साथ ही साथ अशोक के प्रभाव से श्रीलंका के शासक राजा तिस्य और श्रीलंका की प्रजा
ने किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। श्रीलंका को सिंघल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कई बच्चे श्रीलंका को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से गलत है। स्वर्ण नगरी का मैं उल्लेख कुछ देर बाद करूंगा, जो जावा सुमात्रा के क्षेत्र के लिए कहा जाता है। लंका के राजा तिस्से ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका प्रमाण हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो महावंश से मिलता है। लेकिन राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक के द्वारा कहां की यात्रा की गई? बौद्ध गया की यात्रा की गई। और राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहां की यात्रा की गई? निगली सागर की यात्रा की गई। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने कहां की यात्रा की? लुम्बिनी की यात्रा। लुम्बिनी की यात्रा के उपरांत अशोक ने वहां कर को 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। क्योंकि यह वीडियो अशोक से संबंधित है, अशोक के शिलालेख इसमें मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया हूं। शिलालेख के लिए अगला सेशन रहेगा। रुम्नदेही अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। और महास्थान अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि बंगाल में अकाल पड़ा था और उस अकाल में कर को कम करने का आदेश अशोक को पड़ा। शिलालेख से संबंधित, अशोक के अभिलेख से संबंधित, लघु स्तंभ लेख से संबंधित एक और सेशन 2-4 दिन के अंदर। अशोक ने एक धार्मिक यात्रा की और अपने इस राज्याभिषेक के बाद जो धार्मिक यात्रा की, बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए जिस धार्मिक यात्रा की, उसका अंतिम पड़ाव अशोक के समय कहां था? कुशीनगर। वर्तमान में कुशीनगर कहां है? उत्तर प्रदेश में है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? इसी कुशीनगर। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार भी ए स्मिथ के अनुसार अशोक का जो राज्याभिषेक के बाद जो धार्मिक यात्रा थी, उसके चरण कैसे थे, उसका क्रमिक कैसा था, यह परीक्षा में लगातार आता है। तो अशोक के द्वारा सबसे पहले बोध गया की यात्रा की गई, तदुपरांत कुशीनगर, उसके उपरांत लुम्बिनी, उसके उपरांत कपिलवस्तु, उसके उपरांत सारनाथ, और उसके बाद कहां की यात्रा की गई? श्रावस्ती की यात्रा की गई। कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। अब आइए अशोक का अगला क्वेश्चन। धर्म और धम्म में अंतर है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार है, अर्थात सभी धर्मों का निचोड़ है। यह एक मोरल कंडक्ट है, आचार संहिता है, जो अशोक अपने जनता के नैतिक उत्थान के लिए प्रारंभ किया। इस धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है? तो राहुलोवाद सूत्र नामक ग्रंथ में मिलती है। साथ ही साथ किंचु धम्मे, धम्म क्या है, इसका उत्तर हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो अभिलेख 2 और अभिलेख 7 में हमें धम्म के परिभाषा का उल्लेख अभिलेख के माध्यम से मिलता है। दया दाने बहु कल्याणे इति धम्मे। दया करना, दान करना, सभी का कल्याण करना, अहिंसा करना, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, ये सब क्या है? धम्म है। लेकिन 11वें शिलालेख में कहा गया है सबसे बड़ा दान कौन है? तो धम्मदान है। और धम्मदान को महादान कहा गया है। साथ ही साथ धम्म को महाफल देने वाला दान कहा गया है। इतना ही नहीं, 11वें शिलालेख में धम्म को सर्वश्रेष्ठ दान के रूप में संबोधित किया गया। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार फ्लिट के अनुसार अशोक का धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। अशोक का धम्म पाली भाषा का एक शब्द है जो जनता के नैतिक उत्थान के लिए किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार फ्लिट ने अशोक के धम्म को राजकीय धर्म नहीं माना, राजधर्म नहीं माना। ये किस इतिहासकार ने कहा? फ्लिट ने कहा। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ,
डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक का धर्म क्या है? सर्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक, जनता का नैतिक उत्थान कैसे बढ़ाया जाए इससे संबंधित। लेकिन अशोक ने अपने इस धर्म को जोर जबरदस्ती के साथ किसी पे नहीं किया। आपको मानना है तो अति उत्तम, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। वो जनता के नैतिक उत्थान को और ज्यादा विकसित करने के लिए इस धम्म की शुरुआत की थी और यही धम्म आगे चलकर मौर्य वंश के पतन का कारण भी बना, एक कारण भी बना। ऐसा नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का जब अनुयायी हो गया और धम्म की शुरुआत की तो अन्य संप्रदाय या अन्य धर्मों को नुकसान पहुंचा, ऐसा कुछ नहीं था। वह सभी का कल्याण चाहता था, लेकिन चाहता था, जनता से यह उम्मीद करता था कि वो धम्म का जो सिद्धांत है, जो तथ्य है, उसका अनुसरण करे। इस क्रम में हम देखते हैं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की गुफा जो गया में है, वहां गुफा के अंदर कई गुफाओं का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? कर्ण गुफा, चौबत गुफा, सुदामा गुफा और विश्व की झोपड़ी गुफा। यह गुफा का निर्माण उन्होंने किस संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए किया? संतों के लिए किया, तो आजीवक संप्रदाय के संतों किया। यहां ध्यान देना है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मखली गोसाल के द्वारा की गई थी। लेकिन धम्म के तत्व क्या है? धम्म के वो कौन से तत्व है जो अशोक चाहता था कि जनता अपनाए? तो संयम, विचारों की शुद्धता, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, दया, दान, स्वच्छता, सत्य, सेवा, सहायता और श्रद्धा। ये जो बिंदु हैं, ये धम्म से संबंधित बिंदु हैं जो चाहता था अशोक कि उसकी प्रजा अपनाए। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई प्रचारकों, कई देश में, विदेश में, कई क्षेत्र में भेजा, जिसे परीक्षा में पटना में एक घाट है। तमाम पढ़ने वाले छात्र ये जानते होंगे कि पटना में एक प्रसिद्ध घाट है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे महेंद्र घाट के नाम से। सवाल ये उठता है कि इसे हम महेंद्र घाट क्यों कहते हैं? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजने के लिए किस घाट का प्रयोग किया था? तो महेंद्र घाट का प्रयोग किया था, जहां नाव के माध्यम से बे ऑफ बंगाल होते हुए अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा कहां पहुंचे? अशोक ने सोन और उत्तरा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा? तो स्वर्ण भूमि भेजा। सामान्यतः जो छात्र होते हैं, इस स्वर्ण भूमि का मतलब किसे समझ लेते हैं? तो श्रीलंका को समझ लेते हैं। स्वर्ण भूमि सामान्यतः किसे कहा जाता है? तो जावा और सुमात्रा का जो क्षेत्र होता है, उसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। अशोक ने रक्षित को कहां भेजा? वनवासी भेजा। और महाधर्म रक्षित को कहां भेजा? महाराष्ट्र भेजा। मध्यजम को कहां भेजा? तो हिमालय प्रदेश भेजा। और धर्म रक्षित को कहां भेजा? तो अपरांतक भेजा। महारक्षित को कहां भेजा? यमन राज्य भेजा। और महादेव को कहां भेजा? महिष मंडल भेजा। तथा मझांतिक को कहां भेजा? कश्मीर और बंगाल को भेजा। अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए अपने विद्वानों को, अपने विश्वासी लोगों को कई क्षेत्रों में, कई देशों में भेजने का। अगला सेगमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे परीक्षा में जब भी प्रश्न आते हैं, सामान्यतः अधिकांश छात्रों के द्वारा गलत कर दिए जाते हैं। अशोक अपने शासनकाल में 5 यमन राज्यों में अपने राजदूत को भेजा था, या उनसे अच्छे संबंध स्थापित किए थे, जिसमें पहला सीरिया का राजा अंतियोक था। यहां ध्यान देना है,
इसी अंत्योग को एक और नाम से जाना जाता है एंटीयोकस, अर्थात सीरिया का राजा का नाम क्या था? एंटीयोकस था, जिसे अंत्योग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ टुरमैन, यह कहां का राजा था? मिस्र का राजा था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? टालमी फिलाडेल्फस के नाम से जाना जाता है। यहां भी अशोक अच्छा संबंध बनाए थे, अपने राजदूत को भेजे थे। लेकिन यहां पे आपको समझ लेना है, टुरमैन, टालमी फिलाडेल्फस, कभी कभी पुस्तक में आपको टालमी द्वितीय भी देगा, तो घबराना नहीं है, इन्हीं को टालमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे यवन शासक का नाम है अंतेकित। यह कहां का शासक था? मकदूनिया का शासक था, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, एंटीगोनस के नाम से जाना जाता है। एक और यवन राज्य था जिसे मगध के नाम से जाना जाता है, और वो राजा कहां का राजा था? तो सीरीन का शासक था। इस मगध राज्य को एक और नाम से जाना जाता है, मगध। और पांचवा राजा अली सुंदर था, जिसे एपीरस का शासक माना जाता था, और इसी अली सुंदर को अलेक्जेंडर के नाम से। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप जिस अलेक्जेंडर की, जिस सिकंदर की उम्मीद कर रहे हैं, वो नहीं, ये दूसरा अलेक्जेंडर है। यहां अगला सेगमेंट परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध इतिहासकार मिलने के अनुसार टॉलमी द्वितीय ने अपने राजदूत डायनीसियस को किसके दरबार में भेजा था? यह अशोक का एक पहला सेशन है, भाग 1 है। दूसरा सेशन 2-4 दिन में, फिर पुनः नई क्लास में चलेगा। यहां आपको ध्यान देना है और इस सेशन को सावधानीपूर्वक बार बार देखना है। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, आप अपनी सुझाव दें। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन जाते जाते, सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। धन्यवाद।